अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। सिटी टन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज़ और दुआ गो हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन गुज़रे और आपके दिन की शुरुआत भी बहुत ही आसान अंदाज में हुई हो। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा से कोई अच्छी बात जो है मैं जहाँ से भी अगर पढ़ रही हूँ कुछ या कुछ सीख रही हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर किसी भी तरह से पॉजिटिवली मैं आपकी लाइफ में या हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन होती है तो हम ज़रूर करें। और मैंने किसी जगह पढ़ा था कि इंसान के अंदर 3 ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, अगर उसे वो अडॉप्ट कर ले तो वो एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। जिसमें से पहली क्वालिटी ये है कि आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, आपकी ज़ुबान मीठी और आपका दिल नर्म। और बड़ी माज़रत के साथ और बड़ी दुख की बात है कि आज के वक्त में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत कम है, हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। और अगर कोई खुदा न खास्ता कुछ गलती से हमें कह दे तो हम कहते हैं कि उसने बात की है तो वो जाए तो जाएगा कहाँ। तो कोशिश करें कि ठंडे दिमाग के साथ, अच्छे मिजाज के साथ और नरम गोशे के साथ जो है वो दूसरों के साथ नरमी का रवैया रखें, ना सिर्फ अपने वालिदैन रिश्तेदारों के साथ बल्कि आस पड़ोस हर इंसान के साथ। अगर आप राह चलते भी किसी से टकराव आपका हो जाता है तो नज़रअंदाज कर देने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगला बंदा जो है उसका पता नहीं पहले वो किस तरह की फ्रस्ट्रेशन में है, कैसा उसका दिन गुजर रहा है, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई भी अच्छा गेस्चर जाएगा तो दूसरे का और आपका दिन बन जाएगा। और हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौज़ूआत पे बात करें अपने प्रोग्राम के थ्रू जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, आपकी हेल्प हो सके या आपकी प्रॉब्लम जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने हाईलाइट हो सके। महंगाई एक बहुत ही कॉमन मसला है और महंगाई पर बात करें जितनी बात की जाए उतनी कम है, चाहे वो हमारे घरों से रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है। महंगाई ने बुरी तरह से हमारी कमर तोड़ रखी है और आवाम जो है वो बहुत ही परेशान है। और महंगाई के हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उमैर अज़मत। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? थैंक यू। खैरियत से हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बदल गया है तो कोट शोट आपने पहन लिया अभी से? हाँ देखिए, आज मौसम बड़ा प्यारा है और टेम्परेचर जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो गई है। गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि दीगर शहरों में भी उसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। अल्लाह करे कि मौसम इसी सितंबर जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ है, तो मेरे ख्याल से अब मौसम जो है वो बेहतर ही होगा। होप सो, दुआ है कि जो है ना मौसम खुशगवार ही रहे आने वाले दिनों में भी। और हमारी दूसरी मेहमान, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं कि हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हम महंगाई के हवाले से बात करने के लिए हमारी रिपोर्टर हैं मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत प्यारी लग रही हैं और ब्लैक में तो हर बंदा जो है ना एक एक्स्ट्रा उसमें वो जो स्पॉट है ना वो ले जाता है और बहुत अच्छी लग रही है, अपना रखता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा उमैर, अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई पे तो हम जितनी डिस्कशन करें, रोज़ ही हम जो है ना कहीं बैठ के कोई ना किसी हवाले से महंगाई का जिक्र कर रहे होते हैं। चाहे वो घर पे राशन के हवाले से हो, हमारे यूटिलिटीज़ के हवाले से हो, हमारी ग्रॉसरी के या फिर गैस फ्यूल बिजली, इन सब के प्राइसेस के आए दिन इतने ज़्यादा प्राइसेस रेज़ हो रही हैं और आवाम उससे परेशान है। इन सारे मसाइल का क्या आपको लगता है कभी कोई हल भी होगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, महंगाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के किसी एक मखसूस तबके का मामला नहीं है या मसला नहीं है। आप ये कह सकते हैं ये पाकिस्तान की 98% आवाम का एक जो मुश्तरका मसला है वो इन्फ्लेशन है, वो महंगाई है। सिर्फ 2% इशराफिया जो कि पाकिस्तान के बेशतर वसाइल पर काबिज़ हैं और तमाम रिलीफ जो है वो भी उनके लिए है। मेरे ख़्याल से उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा। बाकी इसके अलावा जो 98% जिसमें सैलरीड पर्सनस आ जाते हैं, हमको मुलाजमत पेशा है, चाहे किसी का कारोबार है, हर बंदा ही इफ़ेक्ट हुआ है इस महंगाई से। और बिलखुसूस आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, न सिर्फ वो PDM के वो कुछ महीने और उससे भी पीछे कोविड का जो दौर था, उस सारा सिनेरियो को आप देखें तो आप इन 3-4 सालों में देखेंगे कि महंगाई जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में लोगों का ये बड़ा मसला होता है। उसकी वजह ये होती है कि उस तरह से आमदन लोगों की बढ़ती नहीं है, लोगों के पास वसाइल उस तरह से होते नहीं हैं, लेकिन उसके मुकाबले में महंगाई जो है वो बढ़ती रहती है। वो चाहे आपके खाने पीने की अशिया हो, वो अद्वियात हो, वो आटा हो, दालें हों,
वो राशन की चीज़ें हों, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, कपड़े हों, जूते हों। और आप देखिए कोई ऐसा शोबा या कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं है जिस पर महंगाई ने अपना इफ़ेक्ट ना किया हो। और ऊपर से पाकिस्तानी अवाम के लिए मज़ीद दुख की बात यह है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। गो के जो डॉलर प्राइसेस हैं उनमें कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, उनमें कुछ कमी हुई है, लेकिन उसके असरात जो है वो अभी तक नहीं हुए। आप देखें जिस दिन पीडीएम पावर में आई थी, जो डॉलर की प्राइस थी 185 टू 190 के राउंड अबाउट में थी। उसके बाद देखें जब ये लोग गए हैं तो उस वक्त डॉलर की प्राइस आप देखें कहाँ तक पहुँची, और फिर उसी के तनासुब से आप महंगाई पे असरात देखें। कौन सी ऐसी चीज़ थी, गंदम जो थी वो 2200-2300 रुपये फ़ी मन बिकने वाली गंदम जो थी वो सीज़न में 4000 रुपये फ़ी मन से ऊपर चली गई। जब और आज देखिए उसकी जो प्राइस है वो 5000 या उसके लगभग या ऊपर नीचे में फ़रोख्त हो रही है। मतलब देखें 1.5 साल में सिर्फ एक आटे की कीमत ही है उसमें इतना इजाफा हो गया है, जबकि उसके मुकाबले में आपकी इनकम कहाँ कितनी बड़ी है। पेट्रोल की प्राइसेस है उसमें कितना इजाफा हो गया है, खाद की कीमतों में कितना इजाफा हो गया है। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको इस महंगाई ने ना छोड़ा। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसके असरात जो हैं वो दिहाड़ीदार और जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं जिनकी आमदन कम है। आप इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम मज़दूर की जो उजरत है वो 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर यहाँ पे मज़दूरों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जिनको 32,000 भी नहीं मिलते, वो 15 से 20,000 रुपये माहवार पे काम करते हैं। मतलब तो आप कि वो 20 सिर्फ से कागजी 25,000 बातें रुपये में एक घर का बजट बना के दिखाएंगे, कैसे बजट बनेगा। वहाँ पे तो बिजली के बिल नहीं पूरे होते, तो फिर खाने पीने की या फिर दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मैं समझता हूँ कि एक आम जो कमज़ोर आदमी है उसके लिए अपने बच्चे की तालीम या अपनी फैमिली के लिए कपड़े या दीगर ज़रूरियात जो ख़रीदना है वो अब एक अयाशी बन चुका है जिसको वो किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात किस तरह से भी हो, महंगाई बढ़ती रहती है। अगर थोड़ी सी ख़वातीन की बात करें, आपको भी पता है कि खूबसूरत नज़र आना ख़वातीन को बड़ा पसंद है, चाहे वो मलबूसात की सूरत में हो, कॉस्मेटिक की सूरत में हो, या किसी भी तरह से। हर बंदे की, हर ख़ातून की जो प्योरिटी है ना अलग होती है। किसी को कपड़े पसंद है, किसी को मेकअप करना पसंद है। तो अगर हम इस तरह की बात करें कि मलबूसात के हवाले से या कॉस्मेटिक की चीज़ों के हवाले से देखें, क्योंकि टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ी है, हर चीज़ की जो प्राइसेस हैं वो रेज़ हो रही हैं, तो ख़वातीन को कौन से मसाइल जो है ना वो स्पेशली अपनी सजावट के, अपने बनाव सिंगार के हवाले से दरपेश हैं? ज़ीनत इस तरह से है कि महंगाई जो है वो तो बढ़ ही रही है। हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई टैक्सेस जो है वो लग जाते हैं, किसी न किसी चीज़ के अंदर इजाफा हो जाता है। तो वो ना सिर्फ हमारी अशिया ज़रूरत के ऊपर लग रहे होते हैं या उनकी कीमत में इजाफा होता है, बल्कि ख़वातीन जो अपने आप को सजने संवरने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं उनके अंदर भी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अगर हम मेकअप की बात करें, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो मर्द ने इस्तेमाल नहीं करनी, वो है ही स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के लिए कि उन्होंने यूज़ करनी है। अब इवन कि अगर एक लिपस्टिक भी है तो उसका भी टेंशन ख़वातीन को होती है कि ये वाले शेड की कीमत इतनी हो गई है। तो लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी आम तबके की जो ख़वातीन हैं, ये इस वक्त जो घरों में हैं, उनको अभी टेंशन रही ही नहीं है, क्योंकि शायद उनका अब इस तरह से बाज़ारों में आना जाना या बाज़ारों की तरफ रुख करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। वो अपने घर का ही पूरा कर लें तो मुझे लगता है कि बड़ी बात होती है। घर में कमाने वाला एक होता है, वो साइशों को पूरा करेगा या फिर आपकी घर की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो मुझे लगता है कि ये बढ़ते हुए टैक्सेस ने ख़वातीन से उनको खूबसूरत होना या उनका बनना संवरना जो है ना वो भी पीछे कर लिया, और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जाता है ऐसे, मतलब जैसे कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं और ख़रीदार तो कम हुए ही हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि सारी बात है कि अब इंसान या तो ज़रूरतें पूरी कर सकता है या ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली उन दुकानदारों ने भी जो इन्वेस्टमेंट की होती है आगे भी उनके पास आएंगे, उनका सेल होगा और उनको भी आगे मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली यही है कि ख़वातीन ने वहाँ पे जाना उस तरह से कम कर दिया कि अब वो भी नुकसान के अंदर इस वक्त नज़र आते हैं। और ख़वातीन तो मैं तो उनकी बड़ी उनके साथ ज़्यादती है कि वो नहीं ख़रीद सकती, क्योंकि मेकअप उनके लिए ही बना हुआ है और वो ही नहीं ख़रीद सकती। लेकिन जो आप कह लें कि ज़रूरतमंद हैं या जो ख़वातीन हुनर रखती हैं और पार्लर्स वगैरह चलाती हैं, जिनके सैलून्स हैं अपने, उनकी मजबूरी होती है, उनको पता है कि हमारा कारोबार ही इसके साथ चलना है, फिर उसकी 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, उनको ख़रीदारी करनी पड़ती है ताकि अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर कर सकें और अपने
दिहाड़ी जो अपना दिन है वो भी बेहतर तरीके से गुजार क्योंकि इससे हर तरह का, जैसे हम बात करते हैं कि महंगाई की वजह से जो पूरा आपका लाइफ सर्कल है ना वो इफ़ेक्ट होता है, चाहे जैसे आपने बात की कि सैलून्स हो गए, बुटीक्स हो गए, और इसी तरह बहुत सारे और भी ख़वातीन के बिजनेसेस हैं जो उसको बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। और अगर स्पेशली फैसलाबाद की बात की जाए, क्योंकि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उमर मैं उस हवाले से आपसे जानना चाहती हूँ कि टेक्सटाइल पे कितने बुरे असरात पड़े हैं, क्योंकि अगर ज़राअत की बात की जाए और टेक्सटाइल की बात की जाए तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान की आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद एक बड़ा सनती हब है और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स का करीबन 60% तक जो एक्सपोर्ट्स है वो इसी शहर से होती हैं। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कारखाने हैं और उन कारखानों से लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, और इसका मतलब है कि लाखों ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है, जो सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पंजाब और मुल्क भर के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं, जहाँ पे रोज़गार के मौक़े बहुत कम हैं, तो वो फिर दीगर शहरों का रुख करते हैं। और ऐसे ही लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो फैसलाबाद ज़िला में बसते हैं और यहाँ पे वो अपना नौकरी करते हैं और अपना और अपने बच्चों का पेट उस रोज़गार से पालते हैं। लेकिन मईशत के जो हालात हैं, और बिलखुसूस अगर हम कुछ महीने पीछे चले जाएँ, नवंबर दिसंबर में चले जाएं, तो पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, ये कह कर के चूँकि पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो उसकी बड़ी अमाउंट जो है वो आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई ने हर जो शहरी है उसकी कमर तोड़ रखी है। ना सिर्फ शहरी बल्कि जितने भी मुखय्यर हजरात हैं वो भी इससे दो चार हैं। हर बंदा अपनी जगह परेशान है, क्योंकि हर किसी के जिस तरह की सिचुएशन है, हर किसी के जो सर्कमस्टांसिस हैं वो अलग होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ गरीब आवाम जो है वो महंगाई से परेशान है तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी। हर बंदा अपनी जगह, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री का मालिक है, चाहे वो किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है, या फिर कहीं पे भी उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन है, वो किसी ना किसी तरह से अपने घर को चला रहा है। क्योंकि कहते हैं जितनी आमदन होती है उसी हिसाब से आपके अखराजात भी बढ़ते हैं, और जब आपके अखराजात बढ़ते हैं तो हर बंदे की कोशिश होती है कि उसके घर में 4 पैसे ज़्यादा आएँ, और 4 पैसे आना किसको बुरे लगते हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो। तो हम उसी हवाले से बात कर रहे थे और अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। और हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कि किस तरह से बुरी तरह महंगाई ने जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है मुतासिर किया हुआ है। मैं बात कर रहा था कि लाखों लोग जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से फैसलाबाद का रुख किए हुए हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ कारखानों में, फैक्ट्रियों में वो अपनी नौकरी करके अपना और अपने बच्चों का रोज़गार कमाते हैं। मगर जब हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद की गई तो फैसलाबाद समेत पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल जो है वो हम दुनिया के दीगर कंट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ पे उस हिसाब से प्रोड्यूस नहीं होता, या अगर रॉ मटेरियल यहाँ पे बनता भी है तो उसकी क्वालिटी उस कदर अच्छी नहीं होती, उस कदर फ़ाइन नहीं होती कि हम उसको अपने बरामदी आर्डर्स की तकमील में इस्तेमाल कर सकें। इंपोर्ट्स पे बैन लगा तो उसके साथ ही पाकिस्तान की जो दरामदात थी उनका ग्राफ बड़ी हद तक नीचे आया, और उसके असरात जो थे वो डायरेक्टली इंडस्ट्री पर मुरतब हुए कि जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप कैसे मुख्तलिफ मसनूआत जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकेंगे। और उसके असरात जो हैं वो आज तक ख़त्म नहीं हो सके। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उन दौरान में अपनी इंपोर्ट्स की शिपमेंट्स ऑर्डर की हुई थी, और कई महीने गुजरने के बाद भी उनकी शिपमेंट्स आज भी रास्ते में या कहीं पोर्ट्स पे फंसी हुई हैं, और उनकी सरमायाकारी जो है वो इन्हीं पॉलिसियों की वजह से, अदम तसलसल की वजह से अटकी हुई है, और वो भी परेशानी का शिकार है। तो उससे न सिर्फ जो इंडस्ट्री का पहिया, चलता पहिया था वो रुका, उसको ब्रेक लगी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है उनमें भी कमी आई। एक तरफ तो एक्सपोर्ट्स में कमी आई जिससे जो पाकिस्तान को बैरून मुल्क से आने वाले डॉलर्स थे, उस इंडस्ट्री की अदायगियाँ थी, उनमें कमी वाक़ हुई। उसके साथ साथ कारोबार में कमी आने के बायस बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ कि फैक्ट्री मालिकान की जानिब से, कारखानों के मालिकान की जानिब से या तो मुलाजमीन की तनख्वाहों पे कट लगा दिए गए,
या फिर कई मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया, और बिलखुसूस जो छोटे सेक्टर्स हैं जिस तरह पावर लूम है, प्रोसेसिंग है, डाइंग है, ये सेक्टर्स जो थे, SMEs जो थे, ये बुरी तरह से मुतासिर हुए। और बिलखुसूस पावर लूम सेक्टर जो कि हमारा चंद भी पुरानी टेक्नोलॉजी की बेस पर आया, तो उसमें हज़ारों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो गए। फैक्टर ये भी है ना कि बिजली की भी बड़ी किल्लत है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो है वो आपकी जो चलते हुए सेक्टर्स है वो भी बंद पड़े हुए हैं, और लोगों के पास इतनी ज़्यादा सोर्सेज नहीं है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुदरती ज़खायर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको किसी भी तरह से, क्योंकि हुकूमत और जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं एक पेज पर आएंगे, आके बैठेंगे, बात करेंगे, तो ही मसाइल का हल हो सकता है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को बरोए कार लाएं तो क्या मसाइल को हल किया जा सकता है? देखिए, मैं बात कर रहा था, ये सिर्फ एक फैक्टर था, इंपोर्ट्स पे बैन होना एक फैक्टर है, बिजली की बंदिश, लोड बहरान, या फिर बिजली की कीमतों में जो इजाफा है, ये एक दूसरा फैक्टर है, और इसके भी असरात बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से जो पैदावारी लागत है उसमें कई गुना तक इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो हर 15 रोज़, हर आए रोज़ बढ़ रही हैं। आप देखें कहाँ तक पहुँच गई, डीजल की कीमत कहाँ पे खड़ी है, पेट्रोल 331 रुपये फ़ी लीटर तक में फ़रोख्त हो रहा है। तो जब आपके एनर्जी के ज़राए जो हैं वो महंगे होंगे तो उससे आपकी पैदावारी लागत बढ़ेगी, और आप देखें, और ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा जो पैदावारी लागत है वो हमारे यहाँ इंडस्ट्री को उसका सामना है। बांग्लादेश देखें या आप हमारा हमसाया मुल्क देखें तो आप वहाँ पे हमारी निस्बत पैदावारी लागत काफ़ी कम। एक बेडशीट तैयार होती है या एक पेंट तैयार होती है, तो इस पेंट के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला यार्न है, स्पिंडेक्स यार्न है, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उस पेंट में जो इस्तेमाल होने वाला बटन है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। वहाँ उसमें जो इस्तेमाल होने वाली जिप है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आ जाके वो सिर्फ एक थ्रेड, वो धागा बचता है जो कि मेड इन पाकिस्तान है। जब सूरत हाल ये होगी कि हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो फिर वही सिचुएशन होगी जिस इस वक्त पाकिस्तान में है। रही बात दूसरी, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रॉ फॉर्म में इंपोर्ट कर देते हैं, हालांकि हमें उसकी वैल्यू एडिशन करनी चाहिए, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हमें तैयार करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको रॉ फॉर्म में बाहर बेच दें, उसके पैसे हमें कम मिले, बल्कि उसके बजाय हमें उससे ज़रूरियात ज़िंदगी की प्रोडक्ट्स तैयार करके वो पाकिस्तान से बाहर बेचनी चाहिए, वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। उससे ही रोज़गार के मौके ज़्यादा होते हैं, उससे ही पाकिस्तान की आमदन ज़्यादा होगी, टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे। तो इस तरफ पाकिस्तान को जाने की ज़रूरत है कि वो इंडस्ट्री की तरफ हम जाएं, और उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। और आप देखें कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें नए सनती यूनिट्स की तादाद जो लगने की रेशो है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है, और ये एक अलार्मिंग साइन है। अभी मौजूदा केयर टेकर सेटअप की जानिब से और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस बहरान को काबू पाया जाए, इसमें कुछ कमी लाई जा सके। और इस हवाले से आप देखें मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो भी हमें इन एक्शन दिखाई देते हैं, वो चाहे जो बिजली फ्राहम करने वाले इदारे हैं वो बिजली चोरी पकड़ने में, गैस चोरी पकड़ने में, इसी तरह FIA चूँकि मौजूदा जो सूरत हाल थी उसका फ़ायदा जो था वो मुख्तलिफ अनासर ने मुख्तलिफ अंदाज में उठाया है। जिस तरह से हवाला हुंडी का कारोबार जो था वो बड़ा है, लोगों ने डॉलर स्टॉक करना शुरू कर दिए, एक लोगों के पास लाखों करोड़ों डॉलर्स पड़े हैं। उसका नुकसान ये था कि पाकिस्तान में डॉलर की जो सप्लाई थी वो इफ़ेक्ट होती थी, और फिर उसके नतीजे में डॉलर की प्राइसेस दिन ब दिन और हर लम्हे हर पल बढ़ती जा रही थी। मगर अब जब उन लोगों पे हाथ डाला जा रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, तो उसके नतीजे में आप देखें डॉलर की प्राइसेस जो है उसको ब्रेक लग चुकी है, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो रही है। और उसके साथ साथ वो लोग जो कि कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी का काम कर रहे थे या मुल्क के लिए नुकसान का बायस बन रहे थे, तो उनके चेहरों से नकाब हट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के टारगेटेड ऑपरेशन की ज़रूरत है, और हर महकमे में, हर शोबे में जो छुपी हुई काली भेड़ें हैं उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स है,
वो चाहे कारोबारी अफराद में से हैं, वो कोई भी लोग हैं जो कि इस मुल्क के लिए, इस सिस्टम के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं, तो उनको पकड़ना चाहिए। उनसे जो आवाम के लूटे गए वसाइल हैं, लूटी हुई दौलत है मुल्क की, वो निकलवानी चाहिए। वो सियासतदान हो तो इससे ही हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे। एक तो इससे ना सिर्फ उम्मीद की एक किरण दोबारा से पैदा हो रही है, क्योंकि एक कुछ लोग लोग मायूस हो रहे थे। बिल्कुल, जैसे आप बात करें, कुछ लोग अपने ज़ाती मुफाद की खातिर या जो स्टॉक करते हैं, स्टॉक करने का सबसे बड़ा वजह ये होती है कि जब एकदम से प्राइजेस रेज होंगी तो तब चाहे वो किसी भी सूरत में आपने कोई भी चीज़ स्टॉक की है, तब वो आप मार्केट में लेके आओगे तो उससे क्या है कि आपको पर्सनली ज़्यादा आपका खुद का बेनिफिट है। तो हम मज़ीद और भी ज़िंदगी के जितने पहलू हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि महंगाई किस तरह से हमें जो है इफ़ेक्ट करे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं SCTH 10। सेहत की बात करें तो सेहत जो है हज़ार नेमत है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत ही जो है वो सेहत को कहा जाता है। कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, खुशहाली है, और सेहत का सबसे बड़ा जो राज है वो खुशी होती है। लेकिन खुश भी इंसान तब होता है जब उसकी जेब भरी हो, वो खुशहाली की तरफ जा रहा हो और उसके घर में जो है ना वो खाने पीने की ज़रूरत है, ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के हालात चल रहे हैं वहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहे वो आपके घर की ग्रॉसरी है, चाहे वो आपकी सेहत के हवाले से मेडिकेशन है, या फिर आपके बच्चों की तालीम है, बुरी तरह से हर चीज़ मुतासिर है। क्योंकि बहुत ही दुख की बात है कि आमदन जूं की तूं है और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। सेहत के शोबे को, और स्पेशली जो लोग डेली रूटीन में मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ को किस तरह से महंगाई ने इफ़ेक्ट किया है, इस पे बात करते हैं। उमर, जैसे बाकी सब हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं, उसमें बहुत बड़ी एक जो मेजर पॉइंट है वो हमारी मेडिकेशन है। क्योंकि हमारे वालिदैन हैं या बहन भाई या 100 तरह से कोई भी बीमारी किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी आजकल जो इलाज है वो बहुत महंगा हो गया है, और हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमें पता है कि किस तरह की दी जाती हैं, और बहुत कुछ हालात उन सेक्टर्स के, मतलब सेहत के शोबे के भी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। तो इसमें जो शोबा है और जो मरीज़ हैं वो दोनों महंगाई में, दोनों सूरतों की दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ और पिस रहे हैं। देखें, बुरी तरह से लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, न सिर्फ सरकार के अस्पताल बल्कि आम मरीज़ जो है वो भी इफ़ेक्ट हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट की जानिब से किसी एक अस्पताल को 2 या 3 अरब रुपए का बजट दिया जा रहा था अद्वियात की ख़रीदारी के लिए, मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स की ख़रीदारी के लिए, और वो अमाउंट जो थी वो साल के आगाज़ पर फ़िक्स कर दी गई, मगर उसके बाद महंगाई की लहर जो है उसके बायस चीज़ें जो हैं उनमें ग्रेजुअली इजाफ़ा होता चला जा रहा है और डॉलर प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। उसके बाद जो अद्वियात की कीमतें हैं उनमें कई हद तक इजाफ़ा हो चुका है। तो अब देखें, बजट वही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो अब उसके बायस जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी, ख़रीदारी का हजम जो है वो कम होता चला जाएगा। और बजाय इसके कि एक अस्पताल, कोई भी हॉस्पिटल है, अगर कोई दवा पहले 1000 मरीज़ों के लिए ख़रीदता था, तो अब महंगाई के बायस वो 800 मरीज़ों के लिए उसी अमाउंट में वो दवाई आती है जो कि पहले 1000 मरीज़ों के लिए ख़रीद ली जाती थी। अब जो 200 मरीज़ों की तादाद में कमी हो चुकी है, तो आप देखिए वो 200 लोग जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उन पे किस कदर इम्पैक्ट आएगा, उसका इफ़ेक्ट जो है वो असरात उसके मुरतब होते हैं। यही सिचुएशन है अगर कोई शख्स है वो अपने घर में है, वो रूटीन मेडिसिन लेता है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मुख्तलिफ़ इस तरह के हार्ट के अमराज हैं, तो जब वो मेडिसिन लेगा तो उसकी आप देखें, और ये सीरियस किस्म के अमराज हैं और इनकी दवा जो है ये भी रोज़ाना की बुनियाद पर आपने मरीज़ ने रेगुलर बेसिस पे उसको लेना होता है। लेकिन उसकी कीमतें आप पिछले 2-3 साल के दौरान उसका मुआवजना कर लें और आज की कीमतें देख लें, तो आपको उसमें कीमतों में एक मेजर फ़र्क नज़र आएगा। और इस सब की वजह से वही बात फिर वो आ जाती है कि जो आम सफ़ेद पोश तबका है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि पहले तो अपने घर के अखराजात चलाना, उसका सिस्टम चलाना, और फिर खुदा न खास्ता अगर घर में कोई फ़र्द बीमार है, उसका कोई प्यारा बीमार है, तो उसका इलाज करवाना, और उसके अगर खुदा न खास्ता कोई परमानेंट तौर पर मेडिकेशन का पेशेंट है तो उसके लिए ये चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है
कि जहाँ पे हम एक तरफ कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई जो है उसके असरात काफ़ी ज़्यादा आए हैं कोविड की लहर के बाद से। आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो वहाँ पे भी सिचुएशन मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर पिछले 3 साल के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में 24% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बिजली की कीमतों में 24% तक इजाफा हुआ है। इसी तरह आप वेस्ट के दीगर कंट्रीज़ में भी देखें तो वहाँ पे भी महंगाई की लहर ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ के लोग फिर उस महंगाई से नबर्द आज़मा होने के लिए अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं कि, और उस पर बाकायदा एक प्लानिंग होती है, न सिर्फ हुकूमती लेवल पे बल्कि इंडिविजुअल एक फ़र्द के लेवल पे लोग भी इनफरादी तौर पे सोचते हैं कि किस तरह से हम अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। स्टेट तो लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करती ही है, लोग भी अपने तौर पे अपनी आमदन बढ़ाने के लिए इक़दाम करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा अभी पीछे है। यहाँ पे चले आप स्टेट को तो ज़िम्मेदार ठहरा सकते, लेकिन इसमें अब हमारी अपनी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कि हमें अपने आमदन जो है वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि जिस तनासब से महंगाई बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो पहले 8 घंटे काम करता है तो उसको सोचना चाहिए कि उसको 2 घंटे मज़ीद काम करना चाहिए, या उसके साथ साथ अगर किसी शोबा में उसकी आमदन कम है तो उसको वो दीगर मौके ढूंढने चाहिए जहाँ पे आमदन ज़्यादा हो। बहुत बड़ा फैक्टर ये भी आ जाता है ना कि हमारे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर 8 घंटे की कोई ड्यूटी कर रहा है और वो सोच रहा है अच्छा मैंने 8 घंटे काम किया है तो अब बाकी के जो घंटे मैं आराम करूँगा, मेरी एक्स्ट्रा जो है। और करना भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे या गूगल पे या मुख्तलिफ ऐप्स हैं उन पर क्रॉलिंग करना प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि वही 2 घंटे हम, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का भी बहुत दौर है और लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आप आएँ या घर बैठे अपने लिए जो है वो इनकम सोर्स जो है उसको जनरेट कर सकें। तो लोगों को नहीं चाहिए कि अब थोड़ा सा अपने कंफर्ट से बाहर आएँ, क्योंकि सर्वाइवल हमने ही करना है, अल्लाह ने सबको पेट दिया उसको तो भरना ही है, तो 4 पैसे ज़्यादा होंगे जेब में। हमारा नौजवान तबका इस वक्त सबसे ज़्यादा मायूस हमें नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक वो खुद भी उसके ज़िम्मेदार हैं। पिछले दिनों मैं एक दोस्त के पास बैठा था, वहाँ पे एक नौजवान जो उसका असिस्टेंट या ऑफिस बॉय टाइप की ड्यूटी कर रहा था, तो उसने BSIT किया हुआ था। उसको चाय बनाना तो आती थी लेकिन उसको IT का कुछ पता नहीं था, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पता नहीं था। उसने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन काम नहीं सीखा। सिर्फ वो डिग्री का एक टुकड़ा जो है वो अपने हाथ में उठाए फिर रहा है, और फिर उन लोगों का किला ये होता है कि हमें रोज़गार नहीं मिलता। रोज़गार आपको कैसे मिलेगा? आपने खुद को उस काबिल बनाना है। आप डिग्री से ज़्यादा स्किल्स अहम हैं। डिग्री होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ आपके पास स्किल होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप डिग्री करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उससे, उस डिपार्टमेंट से, उस शोबे से रिलेटेड स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और इस वक्त जो दौर चल रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आप एक सड़क से लेकर किसी बड़े से बड़े इदारे में चले जाएं तो वहाँ पे भी हमें अब IT से रिलेटेड ही हर चीज़ नज़र आएगी। नौजवानों की एक बड़ी तादाद IT की जानिब जा रही है। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि काम भी कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पे जा रहे हैं। सिर्फ उनका फोकस डिग्री हासिल करना है और माइंड ज़हन उनका यही है कि हम डिग्री कंप्लीट करेंगे तो हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इस अमर की ज़रूरत है कि अगर आप IT के किसी शोबा में तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल के किसी शोबा में तालीम हासिल कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री में किसी सब्जेक्ट में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आपको मुतलका सब्जेक्ट, मुतलका शोबे में आपके पास स्किल होनी चाहिए कि जब तक आपकी तालीम मुकम्मल हो, आप इस काबिल हो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें, बजाय इसके कि आप पहले ग्रेजुएशन तक और फिर मास्टर्स MPhil तक अपने वालिदैन पे बोझ बने रहें, वो आपकी फ़ीसें, आपके बारी अखराजात उठाएं और फिर उसके बाद आप नौकरी ढूंढना शुरू करते हो और आपको नौकरी ढूंढते ढूंढते 4 साल या 5 साल लग जाए और उस सारे का बोझ जो है वो भी पेरेंट्स के ऊपर पड़े। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी का और मायूसी का। अगर हम
अपनी तसहीह कर लें तो इस पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नौजवानों के रोज़गार के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। अगर सिर्फ हम आईटी की बात करें तो आप ये जो दुनिया ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बजाय इसके कि आप किसी इदारे में अपनी सीवी उठाए फिरें, आप ऑनलाइन बैठें, आप लोगों को अपनी स्किल दिखाएं, तो मैं समझता हूँ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आपको अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रोज़गार मिल सकता है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि महंगाई जैसे वो मेन जो है वो रूट है बहुत सारे मसाइल की। हम बात करते हैं कि मतलब एक मसले से दूसरा मसला लिंक है। जैसे आपने बात की कि बहुत ज़्यादा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लोग जिद्दतों की तरफ, मतलब पूरी दुनिया जिद्दतों की तरफ जा रही है, बल्कि एआई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और मैन पावर तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में अभी भी जो मैन पावर है वो ही एम्प्लॉयमेंट से महरूम है। और बच्चों को, जैसे आपने बात की कि बच्चों की ना मैंटालिटी ये होती है स्टूडेंट की कि हमने डिग्री जो है उस पे लाखों रुपया लगाना है और उसके बाद 20 से 25 या 30 हज़ार की हमें जो है ना वो नौकरी मिल जाए। आपको नहीं लगता कि ये ज़हनियत को चेंज करने की ज़रूरत है कि लोग जो है वो नौकरियों से निकल के अपने चाहे छोटा ही सेटअप है बिजनेसेस की तरफ आएँ, क्योंकि बिजनेसेस क्रिएट होंगे, एंटरप्रेन्योर्स पैदा होंगे तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकॉनमी ही बेहतर होगी। लोग जो हैं, हम दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें तालीम का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है कि हम अपनी तालीमी अदारों को या उसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह का करें कि अपने बच्चों की और स्टूडेंट्स की जो है उनकी मेंटालिटी को एक तो चेंज करने की कोशिश करें, दूसरे उनको फाइनेंशियल एजुकेशन दें कि आप किस तरह से अपने कंफर्ट में भी रह के ऑनलाइन भी पूरी दुनिया में यहाँ पे बैठ के जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उमैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने महंगाई के हवाले से बहुत डिटेल से जो है वो आगाह किया। और हमारी हमेशा से कोशिश यही होती है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ऐसे राहें आपको दिखाएं, एक रोड मैप आपको दे दें ताकि आप उस पर चल के जो है अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पर वो एक छोटी सी ब्रेक का वक्त, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और किसी भी माशरे की तरक्की में तालीम का बहुत अहम किरदार होता है। तालीम जितनी, हम तालीम पे जितनी बात करें, हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को जितना बेहतर बना सकते हैं और हर बच्चे तक जितनी तालीम की रसाई को आसान करेंगे, हमारा माशरा उतनी ही अच्छे से एक्सेल करेगा। और ये सारी चीज़ें जितनी भी लिंकअप होती हैं वो पाकिस्तान की बेटरमेंट में जो है वो अहम किरदार अदा करेंगी। इसी हवाले से आज मैं ये जो एक न्यूज़ है या एक कैंपेन है जो जिसको शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा प्राउड भी हूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें ऐसे स्कूल्स को टारगेट किया गया है गवर्नमेंट के जहाँ पे बच्चों की तादाद बहुत कम थी, तालीम का मेयार बिल्कुल ख़राब था और स्टाफ थे तो बिल्कुल 1 या 2 थे और वहाँ पर बच्चे नहीं थे और बिल्कुल जो उसकी बिल्डिंग्स थी वो भी ख़राब हो चुकी थी। तो हुकूमत पंजाब ने आज से 5 साल पहले एक पूरा प्लान तैयार किया और उन्होंने ऐसे स्कूल और ऐसे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के जो है ना वो अंडर दे दिया ताकि वो अपने तरीके से स्कूल का निज़ाम चला सके, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन को बेहतर बना सके। और इसका अच्छा इनपुट ये आया कि वहाँ पे आज बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत म्यारी तालीम भी दी जा रही है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट बच्चों को किया जा रहा है। और इस सब में अच्छी बात ये है कि बच्चों को तालीम जो है वो फ्री दी जा रही है। इसी हवाले से इसका नेक्स्ट क्या लाहे अमल रहेगा और किस तरह से इस पूरे प्लान को जो है वो आगे लेके चला जाएगा, इसी हवाले से जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसको हम अप्रिशिएट इनिशिएटिव है। ये सारा मरहला 5 साल से चल रहा है और ये मरहला क्या है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे बच्चों की तादाद कम थी, जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, उन्हें प्राइवेट जो ऑनर्स हैं उनके हवाले कर दिया गया है कि वो स्कूल्स को चलाएँ और स्कूल के निज़ाम को बेहतर करें। और इस ऐसे इक़दाम करने के बाद उसका जो आउटपुट दिखाई दिया है वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे बच्चों की तादाद भी बढ़ी है, बच्चों के लिए तालीम का मेयार भी बेहतर हुआ है और भी बहुत सारे पॉजिटिव पहलू हैं जिस पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइन, आप सुनाएं? बहुत फ्रेश लग रहे हैं क्योंकि लगता है मौसम का असर है। हाँ, मौसम अच्छा हो गया है और शुक्र है कि बारिश भी हुई 1-2 दिन और गर्मी का जोर टूट गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गर्मी जो है वो लंबी होती जा रही है। जिस तरह मतलब वेदर जो है वो
एक्सट्रीम पे जाता जा रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा देर तक। और क्योंकि अब जो मौसम है वो हमारे मूड को बड़ा सुहाना, बड़ा खुशगवार कर देता है, तो उसी की झलक आप पे भी दिखाई दे रही है। आज बड़े आप फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। यूजुअली क्योंकि आपका जारी बात है सारा दिन फील्ड में गुजरना और बड़ा जो है वो दिन बड़ा हेक्टिक गुजरता है, तो यही दुआ है कि आपका आज का दिन भी जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरे और मौसम भी इसी तरह सुहाना रहे। बात करें अगर तालीम के हवाले से, तो हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, बच्चों की तादाद बहुत कम थी, उन्हें जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है। प्राइवेट ऑनर्स उन्हें जो है वो ऑन करके चला रहे हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा ज़ीनत, बात ये है कि जब हम एजुकेशन की बात होती है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट की जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ये वो ज़िम्मेदारी हैं जो रियासत की बुनियादी उसके फ़राइज़ हैं कि उसने डिलीवर करना है। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन उसको बेहतर नहीं बनाया गया, उसको अपडेट नहीं किया गया और उसको ज़रूरत के मुताबिक नहीं किया गया। देहात के स्कूल्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हैं, कहीं पे चार दीवारी नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग पूरी नहीं है, कहीं पर फर्नीचर नहीं है, 100 मसाइल हैं। उन्हीं वजूहात की बिना पर वहाँ पर टीचर्स भी नहीं हैं, तो उन्हीं वजूहात की बिना पर पेरेंट्स का एतमाद जो है वो उठ चुका है और उन स्कूल्स में बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। और ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई किए गए माजी में जहाँ पर बच्चों की तादाद 50 से भी कम थी। अब देखिए 6 क्लासेस हों प्राइमरी स्कूल में, लेकिन बच्चों की तादाद 35 हो, 40 हो टोटल पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल में। तो हालांकि एक क्लास में इतनी हमारे हाई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक क्लास में 100 बच्चा बैठ रहा है। शहर के जो स्कूल हैं जहाँ पर रशी एरिया 70-75 तो एक बहुत मिनिमम जो है वो नंबर लेकिन है। वो आप एक अंदाज़ा करें कि वो स्कूल के पूरे स्कूल में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, कि टीचिंग कॉस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा, कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं नहीं लेकिन टीचर वहाँ पे मौजूद है, बजट उसका जा रहा है। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इतने जो 50 से कम एक क्राइटेरिया बना लिया कि 50 से कम बच्चे जिस स्कूल में होंगे उसको हम प्राइवेट ऑनर को दे देंगे, ताकि वो इसको चलाए और वो इसकी कमियां दूर करके इसको बेहतर स्कूल बना दे। और ये सिलसिला आज से 5 साल पहले हाँ, तकरीबन 5 साल पहले पंजाब स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से शुरू किया गया और इन स्कूल्स का बाकायदा इश्तिहार देकर लोगों से दरख्वास्तें दी गई कि ये हमारे स्कूल हैं जिनकी पुअर कंडीशन है, इनमें बच्चों की तादाद 50 से कम है, इनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो आप इसको अडॉप्ट करें और इसमें बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। और गवर्नमेंट इसके इवज़ उन स्कूल्स में फ्री एजुकेशन रहेगी। गवर्नमेंट उसको 650 रुपया प्राइमरी तक और इस तरह 850 रुपया आगे वाली क्लासेस के लिए देगी और आप प्राइवेट इंतज़ाम सारा चलाएँगे। सारी जो एरिया है और सारी बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट की होगी, लेकिन उसको आप रेनोवेट कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें टीचर मतलब कि जो बच्चा है वो वही 20 से 30 रुपए पे करेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए हर बच्चे का 6 से 700 रुपया जो है वो प्राइवेट ऑनर। फैसलाबाद में 110 स्कूल हैं जो इस वक्त मौजूदा प्राइवेट मालिकान चला रहे हैं गवर्नमेंट के स्कूल, और ये वो स्कूल है जो देहात में है, शहर में नहीं है। वहाँ पे बच्चों की तादाद 50 से कम थी जब अडॉप्ट किए गए। मतलब बेसिकली जितने बैकवर्ड एरिया के स्कूल हैं उनको ये करने की फैसिलिटेट करने की लेकिन बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आया कि जहाँ पे बच्चे 50 थे, 40 थे, 30 बच्चे थे, आज हर स्कूल में 200-300 से तादाद क्रॉस कर चुकी है उन बच्चों की, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्लासेस को डेकोरेट किया प्राइवेट तर्ज पे और वहाँ पे माहौल अच्छा दे दिया, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसको रेनोवेट कर दिया। मसला यही था कि गवर्नमेंट अपने उन इदारों को टेकअप नहीं करती थी, ना उनको रेनोवेट करती थी, ना उनकी मरम्मत के हवाले से कोई फ़ंड था, ना वहाँ पे टीचर पूरे थे। अब देखिए 6 क्लासेस हों, टीचर 2 हों, तो आहिस्ता आहिस्ता तो बच्चों की तादाद तो कम होनी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर ने वहाँ पे अगर 6 क्लासेस है तो 6 टीचर इंगेज कर दिए और पेरेंट्स को पता चलना शुरू हो गया कि ये प्राइवेट स्कूल मालिक है और प्राइवेट टीचर यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और यहाँ पे फीस कोई नहीं ली जाएगी। अब देखिए उसी इलाके में कोई प्राइवेट स्कूल वाला अगर 500 रुपये भी फीस ले रहा है ना, तो उसके कंपैरिजन में एक और स्कूल आ गया जो गवर्नमेंट का स्कूल है लेकिन माहौल बिल्कुल प्राइवेट वाला है, तो वहाँ पे बच्चे को 20 रुपये में पढ़ाया जा रहा है। तो सारे प्राइवेट सेक्टर से बच्चे दोबारा गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा इकदाम भी था कि गवर्नमेंट स्कूल जो मर चुके थे, क्योंकि उनको वो कहते हैं ना वो सफ़ेद हाथी और ये सारी चीज़ें, कि वहाँ पे बजट लग रहा था लेकिन आउटपुट कोई नहीं आ रहा था, उस इलाके की नीड पूरी नहीं हो रही थी, वहाँ पे टीचर नहीं थे, वहाँ पे
अब क्या किया कि वहाँ से जो गवर्नमेंट टीचर थे उनको किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दिया, उस स्कूल में लोकल टीचर्स हायर कर ली गई, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा वहाँ का। जिससे मकामी जो फीमेल थी, बिलखसूस फीमेल को, आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में फीमेल टीचर्स का रुझान होता है, तो उन सारे इदारों में इलाके की जो फीमेल पढ़ी लिखी थी उनको जॉब्स भी मिल गई, और उसके साथ साथ उन पे अब देखें वो टीचर जो प्राइवेट होगा उसको पता होगा कि मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे रिजल्ट दूंगा तो फिर मेरी जॉब कंटिन्यू होगी। प्राइवेट सेक्टर का ये एक बेनिफिट है एजुकेशन में कि वो रिजल्ट देंगे तो सस्टेन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। गवर्नमेंट में एक दफ़ा कोई टीचर रिक्रूट हो गया तो उसको आप निकाल नहीं सकते, वो समझ लें कि मतलब रिटायरमेंट तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक दफ़ा हमने पढ़ाए नहीं पढ़ाए, एक दफ़ा मैंने एक डाटा निकाला कि फैसलाबाद में आज की दिन भी 1000 टीचर ऐसा है जिसकी अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है। सीईओ एजुकेशन का कहना है हम उन्हें निकाल नहीं सकते जब तक वो रिटायर नहीं होंगे। तो उन्होंने मैट्रिक, क्योंकि एक दौर था माजी में जब मैट्रिक पास टीचर रख लिया जाता था, क्योंकि तब अब पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन इतनी बढ़ती गई कि अब मैट्रिक की वैल्यू ही कोई नहीं है। और आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल में जो बिल्कुल बेसिक बच्चे की ये केजी पीजी क्लासेस होती हैं उसमें ही प्रेफर करते हैं कि मास्टर से एमफिल से कम जो है वो टीचर हायर नहीं की जाए। आजकल के दौर में तो हर जगह पे मास्टर्स एमफिल टीचर पढ़ा रहे हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जो आ रहे हैं। पिछले 2002 से जब एजुकेटर्स की भर्तियाँ शुरू हुई तब ग्रेजुएशन रखी गई 14 साल तालीम, लेकिन आज अगर कंपैरिजन करें तो उसमें मेजॉरिटी आपके पास मिनिमम मास्टर्स हैं या एमफिल हैं या इवन पीएचडी हमारे पास टीचिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के। लेकिन गैप इतना ज़्यादा है कि सिर्फ फैसलाबाद में 6000 सीट्स खाली हैं। अब देखिए देहात के स्कूल में जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 50 बच्चे होंगे, 2 टीचर होंगे 6 क्लासेस को पढ़ाने के लिए, वहाँ आप कंसिडर करें, एक सोचें कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन क्या होगी कि एक टीचर 3 क्लासेस को इकट्ठे बिठा के उसी क्लास में पहली क्लास का बच्चा भी बैठा हुआ है, दूसरी क्लास का भी, उसी में 1 2 2 3 एक ही साथ बैठे हुए हैं। आप कोई भी चीज़ क्लियर कट बच्चों को समझा नहीं सकते। आप यही कहेंगे कि ये पैराग्राफ याद कर लो, ये रट्टा सिस्टम, उसमें रट्टा सिस्टम पे आया था कि आप पहली क्लास के बच्चे को ये सबक दे देंगे, ये आपने फला पेज नंबर आप यहाँ से यहाँ तक याद करके आना है, कल फला क्लास है 2 है जी, आपने फला पेज फला जगह यहाँ से याद करके आना है। आप फिर अपने मैसेज को डिलीवर नहीं करेंगे, आप रट्टे सिस्टम पे जाएंगे। वो एक सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी के आप उसको फॉर्मेलिटी बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो रट्टू तोता तो बन जाएगा, वो कॉपी पेस्टिंग कर लेगा, वो जाके कॉपी पे होमवर्क भी कर लेगा, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो लिख रहा है। क्योंकि जब चीज़ें रटाई जाती हैं ना तो वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती, वो सिर्फ एक मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके दिमाग में रहता है, बल्कि शॉर्ट टाइम क्या कहूँ कि कुछ दिन के लिए आपके दिमाग में रहता है, और लॉन्ग टर्म चीज़ें रहती है। क्योंकि हमेशा से मैं खुद भी इस चीज़ की कायल हूँ कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे आप उन्हें एक ही सब्जेक्ट करवा रहे हो, एक ही चैप्टर वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो वो उसको अच्छे से पढ़े, उसको समझे और उसके साथ वो एक्सेल कर सकता है। जैसे आपने बात की कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को इस तरह से टेकअप कर लिया है प्राइवेट सेक्टर ने, तो ये उसी इलाके उसी एरिया के स्कूल्स थे या फिर प्राइवेट स्कूल्स, या फिर जैसे मेन शहरों के कोई मेन कैंपसेस हैं जिनके मालिकान ने इसको टेकअप किया है? अच्छा, ये स्पेसिफिक नहीं था कि किस एरिया का स्कूल किसको देना है। एक एडवर्टीजमेंट आई कि ये फैसलाबाद के 2500 स्कूल हैं, 2400 स्कूल हैं, हम प्राइवेट ऑनर्स को देना चाहते हैं जो आगे आएँ और एजुकेशन में गवर्नमेंट के इन इदारों को चलाएँ। बेसिक पर्पस था कि वहाँ पे बच्चे दाखिल नहीं हो रहे, वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो प्राइवेट सेक्टर अपने एक्सपीरियंसेस से इसको बूस्ट दे। तो उससे क्या हुआ कि एप्लीकेशंस गई और इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ NGOs ने, इंडिविजुअल पर्सन से NTS टेस्ट लिया गया कि क्या आप एलिजिबल हैं। मिनिमम मास्टर्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी अगर इंडिविजुअल किसी ने स्कूल अडॉप्ट करना है, और वो NTS टेस्ट पास करेगा फिर उसको वो स्कूल दिया जाएगा। तो कुछ इंडिविजुअल्स को NTS टेस्ट के बाद वो स्कूल दिए गए, कुछ स्कूल ऑनर्स को अपना स्कूल चलाने की बुनियाद पर, उसके एक्सपीरियंस पर स्कूल दिए गए, और कुछ NGOs को सोशल वर्क के हवाले से उनकी खिदमात देखते हुए उनको स्कूल दिए गए। तो 3-4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में ये स्कूल दिए गए, और इसमें जो एप्लीकेंट थे उनके बाकायदा तौर पर क्रेडेंशियल्स चेक किए गए और उसके बाद उनको स्कूल हैंड ओवर किए गए। और इसमें मैं समझता हूँ कि 90% स्कूल सक्सेसफुली चल रहे हैं पिछले 4-5 साल से, और उनमें दाखिला बढ़ा है। जिन स्कूल में 30-40 बच्चे थे आज उसमें 300-400 बच्चा पढ़ रहा है,
और उनमें बच्चों के हवाले से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट के उन्हीं स्कूलों से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर हो चुकी है, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट फ्री बुक्स भी दे रही है, फ्री एजुकेशन भी दे रही है, पेरेंट्स पर कोई बर्डन नहीं है। वो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑनर का मामला है कि वो पर बच्चे वो फीस बच्चे की वो प्राइवेट मालिक को दे रहे हैं और वो उसके इवज़ अपनी सर्विसेज दे रहा है, टीचर्स अपने हायर कर रहा है और बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। और सबसे मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट उसमें क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट लेती है बच्चों से जाके। गवर्नमेंट के नुमाइंदे जाते हैं उन स्कूल्स में हर 3 माह बाद और वहाँ से रैंडमली बच्चों को चेक करते हैं उठा लिया जाता है और उनसे क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट 3री-4थी क्लास के बच्चों से लिया जाता है कि क्या वो सही पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उनके पास होने की शर्त पर ही उनको आगे उनकी जो मतलब कि अगर एक पॉलिसी बनाई गई है तो उसका जो है वो चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ताकि जो है वो सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाया जाए, क्योंकि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है और इससे क्या है कि एजुकेशन का ही जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। इसी वाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10। तालीम के हवाले से बात करें तो तालीम किसी भी माशरे का जो है वो फंडामेंटल राइट है और बच्चों को बुनियादी तालीम देना हर बच्चे का हक़ है और हर बच्चे की जो रसाई है वो स्कूल्स तक होनी चाहिए। और इसी रसाई को आसान बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, जिसके हवाले से हमने डिटेल में बात करना स्टार्ट की। और इसी पे मज़ीद डिटेल से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट हैं सदाकत लोधी, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंसेस एंड फोकल पर्सन पीमा स्कूल्स फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है। वैसे तो इस पूरे मरहले को 5 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो शायद इस चीज़ से अनजान हैं, उनको पता नहीं है कि ये जो है ये लाहे अमल किस तरह से हुआ और इसके पीछे सारी बातें बहुत सारी स्ट्रगल रही होगी, बहुत स्ट्रेटजीज रही होंगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब ये मरहला स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक डायरेक्टली स्कूल आपके भी अंडर आता है और आप उसको देखते हो, और वहाँ से किस तरह के हालात पहले थे और अब आपके टेकअप करने के बाद किस तरह से हालात चेंज हुए हैं? जी शुक्रिया। आज आपने बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक रखा है गुफ्तगू के लिए। ख़ास तौर पे इन दिनों में पब्लिक को इन चीज़ों से अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि कुछ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है इन स्कूल्स के हवाले से। ये जो स्कूल हैं जी, गवर्नमेंट के स्कूल जो थे, जो आपने अभी अपने कहा है कि ये 5 साल पहले गवर्नमेंट ने दिए थे, ये वो स्कूल्स थे जहाँ पे टीचर्स मौजूद थे लेकिन बच्चे नहीं थे, और ये वो स्कूल थे जहाँ पे स्कूल का रकबा मौजूद था लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो तबाह हो चुका था। बग़ैर बच्चों के ये स्कूल चल रहे थे। मैं एक मिसाल जो आपने ये कहा कि एक स्कूल मेरे पास भी है उसकी देना चाहूँगा। फैसलाबाद में वैसे तो ये 110 स्कूल हैं जो प्राइवेट सेक्टर को दिए गए, और जब ये प्राइवेट सेक्टर को दिए गए तो उस वक्त भी इसी तरह का एक मनफी प्रोपेगेंडा इनके मुताल्लिक किया गया कि ये प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और इनमें फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जैसे प्राइवेट स्कूल्स में है, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोग फ़ी पे नहीं कर सकेंगे। तो इससे लोग बड़ा खौफज़दा हुए। ख़ास तौर पे मैं जिस गांव में 104 JB हरमोए गांव का नाम है, जो मुझे 2017 में ये स्कूल मिला था, उस वक्त पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन थी। गवर्नमेंट ने ये तमाम स्कूल्स पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को दिए थे। जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये बड़ा एक कामयाब तजुर्बा रहा है, देन गवर्नमेंट ने इसकी एक अलग से अथॉरिटी बना दी जिसको पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। पीमा के नाम से ये चल रहा है स्कूल। तो वो स्कूल जो था जब मुझे अलॉट हुआ तो वो उसकी इतनी खस्ता हालत थी कि एक तो पेरेंट्स वहाँ बच्चे भेजना पसंद नहीं कर रहे थे। उसके 2 कमरे थे और वो भी बड़ी ही बोसीदा हालत, और उसके बाद उसकी 4 दीवारी नहीं थी। जो 4 दीवारी जब कभी हुई होगी तो लोग उसकी एक एक ईंट भी ले गए वहाँ से।
अच्छा। वहाँ पे टीचर अपॉइंट थे गवर्नमेंट के जो सैलरी ले रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं थे। मुझे उस वक्त जो इन्वेंट्री फॉर्म में बच्चे मिले थे वो 30 बच्चे थे, लेकिन फिजिकली वहाँ पे कोई बच्चा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए मतलब कि वो 30 बच्चे भी जो थे वो भी स्कूल छोड़ के जा चुके थे? फिजिकली नहीं थे, जस्ट वो टीचर ने अपने रिकॉर्ड के लिए वो रखे हुए थे, डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए कि यहाँ बच्चे हैं। सो वो जब मेरे हैंड ओवर हुआ तो उस वक्त ना उसकी चार दीवारी थी, जस्ट उसका जो एक कूड़ा स्टैंड का वो एक तासुर दे रहा था। उसका लॉन जो था, लॉन तो था ही नहीं, लोगों ने जानवर बांधे हुए थे वहाँ पे और बहुत बुरी हालत थी उसकी। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि लोधी साहब छोड़ें, ये क्या लेना है, ये तो चल ही नहीं सकता स्कूल। मैंने उसको एक चैलेंज समझ के कबूल किया, क्योंकि मेरे अपने प्राइवेट सेक्टर में भी स्कूल हैं और जब आप कोई मिशन लेके चलते हैं तो फिर बहुत सारी रुकावटें भी होती हैं, उनको अबूर भी करना होता है। और वैसे भी वो कहा जाता है कि जब आपके सारे मुखालफत होते हैं ना तो उस जीत का अलग ही मज़ा होता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अल्लाह की मदद बिल्कुल शामिल हाल रही है इसमें। बिल्कुल। मैंने वहाँ पे सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि मैंने उस गांव के जो बड़े लोग थे उनको इकट्ठा किया, उनको बताया, चूँकि वो रेजिस्ट कर रहे थे कुछ लोग उसमें कि शायद इस स्कूल पे कब्ज़ा होने वाला है, ये कोई कब्ज़ा ग्रुप आ गया है, इस तरह के भी शोशे छोड़े गए। लेकिन जब उनको समझाया और उनको बताया कि ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है और ये जो इस तरह के स्कूल्स हैं जो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, वो अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये प्राइवेट सेक्टर को दिए जाए ताकि इनमें बच्चे आपके पढ़ें, तालीम हासिल करें और ये कामयाब हों स्कूल। वहाँ पे लोगों ने मेरे साथ ताउन भी किया, एक तहरीक चलाई वहाँ पे बाकायदा एडमिशन के लिए। चार दीवारी ना होने के बावजूद भी मेरे पास पहले एक महीने में 100 बच्चा दाखिल हुआ वहाँ। अपने टीचर्स अपॉइंट किए, वो तरीकाकार जो हम अपने प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई करते हैं हमने वो वहाँ पे अप्लाई किया। और बड़ी मज़े की बात है जहांगीर साहब कि जब मैं एडमिशन पहले 1-2 किए तो चूँकि वो बच्चे वहाँ पे वो आ रहे थे जो इंतहाई गरीब फैमिली के बच्चे थे और पहले दिनों में तो इस तरह की हालत थी कि बच्चे पाँव में उनके जूते भी नहीं थे जब वो स्कूल आए। और मैं एक एक घर में गया हूँ, एक एक घर का जाके दरवाज़ा खटखटाया है कि ये स्कूल आपके लिए, अब इंशाल्लाह आपके बच्चों के लिए है और यहाँ पे तालीम और तरबियत होगी। जब मेरे पास 100 बच्चा हुआ तो उन बच्चों की हालत बदलना शुरू हुई। जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जो तरीक़ाकार हमारा एक अपने प्राइवेट तालीमी इदारे में है, जो हम वहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, मैंने वही उस इदारे में रखा है। बल्कि जितने भी ये स्कूल हैं वहाँ पे मोस्टली इसी तरीके से ही बच्चों को टीच किया जा रहा है, जिस तरह एक प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स होते हैं। लोगों का एतमाद बढ़ा वहाँ पे। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस वक्त के DCO सलमान गनी और हमारे CO एजुकेशन उस वक्त के चिश्ती साहब, जिन्होंने वहाँ पे ख़ास तवज्जो दी और उसके लिए एक चार दीवारी करवा के दी, बाउंड्री वॉल करवाई। फिर उसके बाद मैंने ख़ुद वहाँ पे 5 शेड तामीर किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वहाँ पे इंक्रीज हुई। स्टाफ हायर किया गया वो लोकल्स थे या फिर आपने मतलब अपना इंटरव्यूज़ किए, वो क्या प्रोसीजर सारा रहा? वो प्रोसीजर वो इस तरह से है कि जब ये आप प्राइवेट सेक्टर को चला जाता है स्कूल, इसको लाइसेंसी कहते हैं इस इदारे जिसको ये मिलता है स्कूल, तो जब वो लाइसेंसी को मिलता है तो फिर वो वहाँ पे अपना स्टाफ अपॉइंट करता है। ओके। मैंने बाकायदा वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए टीचर्स के और जो मुनासिब टीचर थी वो उनको वहाँ पे अपॉइंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं और इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 14 से 15 टीचर्स हैं, जहाँ पे 2 टीचर सिर्फ गवर्नमेंट के सैलरी ले रहे थे। अब 15 टीचर्स हैं वहाँ पे, 550 बच्चा है और
चूँकि ये एक अलग डिपार्टमेंट है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इसको चलाने के लिए, इसको कायम रखने के लिए उस डिपार्टमेंट की बड़ी सख्त भी हैं। उनमें से एक QAT है जिसको क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट कहते हैं। वो टेस्ट हमें हर साल पास करना होता है। आम स्कूल्स में या आम तौर पे बच्चे ने 33% मार्क्स लेने होते हैं अब पास होने के लिए, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं रूटीन में। लेकिन ये जो QAT है इसमें बच्चे ने 50% मार्क्स लेने हैं, देन वो पास होगा। मतलब कि एनुअली एक प्रोसीजर होता है चेक इन के लिए कि किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है और किस तरह से बच्चों को जो है वहाँ पे एजुकेशन का सारा निज़ाम है। यस, और फिर अगर आप 2 मरतबा इस क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में आपका स्कूल फेल हो जाता है तो वो लाइसेंस कैंसिल करते हैं। ठीक है, टेस्ट के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से हम बात करें कि एजुकेशन को लेकर जो है वो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। 5 साल से ये पूरा प्लान चल रहा था और बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तादाद नहीं थी, स्टाफ नहीं था और वहाँ पे बिल्कुल भी क्वालिटी एजुकेशन की बात क्या ही करें कि सिर्फ वो एक था कि बाहर बोर्ड लगा है और 4 दीवारी भी नहीं है, ना बच्चे हैं और 1-2 स्टाफ मेंबर हैं और बस स्कूल जो है ना वो बराए नाम वहाँ पे लोकेटेड तो है, लेकिन वहाँ पे ना तो तालीम का कोई निज़ाम था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक जो मरहला स्टार्ट हुआ है, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि गाड़ी को जब धक्का लगता है और गाड़ी को चलाने की हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप मंजिल मकसूद तक पहुँच ही जाते हैं, चाहे टाइम कितना भी लगे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल के आता है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल जितने भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर दे दिए गए हैं और जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पे अब क्वालिटी एजुकेशन भी है और हालात भी बहुत बेहतर हैं। वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं और फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बाकी के जो सारे मामलात हैं वो हुकूमत के और प्राइवेट जितने भी ऑनर्स हैं उनके माबैन हैं। तो हम इसी उम्मीद पर के जितने भी मज़ीद और भी अब प्लान किए जा रहे हैं स्कूल, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 1000 जिसको प्लान किया गया है, ताकि स्कूल जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल हैं जो 1000 उनको प्राइवेट सेक्टर के अंडर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके और वहाँ का जो मेयार तालीम है उसे बेहतर किया जा सके। जहांगीर, इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे बात कर रहे थे क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट की, जो कि आपने भी पहले बात की कि वहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी है और अब जबकि और मज़ीद इसमें स्कूल ऐड किए जा रहे हैं जिसकी तादाद 1000 के करीब है, तो इस सारे मरहले को किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा और इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी प्लान की गई है? गवर्नमेंट चूँकि पिछले 5 साल से ना रिक्रूटमेंट कोई नहीं कर सकी, भर्तियाँ नए टीचर कोई भर्ती नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारे स्कूल जो है ना वो खाली होते जा रहे हैं। सिर्फ फैसलाबाद में ही 6000 सीट्स खाली हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उस पर बर्डन बढ़ता जा रहा है। अब पहले जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल में 10 टीचर हैं, वहाँ से 4 टीचर अगर रिटायर हो गए हैं तो 10 टीचर को पढ़ाने का जो बर्डन है वो अब 6 टीचर पर आ गया है। तो हर स्कूल में इसी तरह से है कि टीचर्स की तादाद कम हुई है, बच्चों की तादाद बढ़ी है, तो बर्डन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। ये वो स्कूल हैं जहाँ पर तादाद ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ वो स्कूल भी ऐसे हैं जो पहले भी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका कि बच्चे कम हैं तो उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया और वो सक्सेस स्टोरी सामने आई कि उन तमाम स्कूल्स में बच्चों की तादाद भी बढ़ी और क्वालिटी एजुकेशन भी बढ़ी और लोगों का एतमाद भी बढ़ा। और एक जो एक गलत फहमी थी कि शायद इन स्कूल में फ़ीस लेना शुरू हो जाएंगे प्राइवेट लोग, तो वो भी आज तक नहीं हुआ। और आज यहाँ तक पे एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहती हूँ जो मेरे माइंड में ये है कि जब ये सारा मरहला स्टार्ट हुआ और स्टाफ चेंज हुआ तो ज़ाहिर बात है जो लोग वहाँ पे पहले काम कर रहे थे, जो एज अ स्टाफ हायर था वहाँ पे, चाहे वो 2 थे, 3 थे, 6 थे, गवर्नमेंट के जो टीचर्स थे, जब उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया किसी और स्कूल में तो उस पर किसी तरह का कोई एतराज़ या कोई मामला सामने आया? अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को यही रेजिस्टेंस, यही एतराज़ है कि हमें यहाँ से किसी दूर के स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखिए 6000 सीट्स ऑलरेडी खाली हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद में जैसे पहले 110 स्कूल्स को दिया गया प्राइवेट ऑनर्स को, तो अब आज मज़ीद अगर स्कूल दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को तो जो वहाँ पर टीचर्स होंगे वो किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाएंगे जहाँ पर टीचर्स की शॉर्टेज है।
अब देखें, पहले भी बहुत सारे टीचर्स को ये एतराज़ है कि वो दूर दराज के स्कूल में जा रहे हैं और उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट उसको अगर एडजस्टमेंट के नाम पर या किसी भी नाम पर, उसको रैशनलाइजेशन के नाम पर किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र करती है तो इंसान तो कभी खुश हो ही नहीं सकता। तो ये उन लोगों से पूछें जिसकी जॉब नहीं लगी होती, वो कहेगा मुझे चाहे किसी दूर के स्कूल में लगा दें, मुझे जॉब दे दें। अच्छा, पहली कंडीशन ये होती है कि मुझे जॉब दे दें, चाहे दूर के स्कूल में दे दें। जैसे ही किसी दूर जगह आपका ट्रांसफ़र होता है तो फौरी वो आ जाता है कि जी मुझे घर से दूर भेज दिया गया, मुझे ये कर दिया गया। तो आप पहले अपने स्कूल को क्यों अपलिफ्ट नहीं किया? आप इतने साल से वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपने दाखला इंक्रीज़ नहीं किया, आपने वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर नहीं की, तो उस सारे का ज़िम्मेदार कौन है? आप तो शुक्र करें आपको सज़ाएँ नहीं दी गई, आपको नौकरी से निकाला नहीं गया। अब ये किसी टीचर को निकाला नहीं गया कि आपके स्कूल में तादाद कम है जी आप घर बैठ जाएँ, उनको किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको किसी दूसरे स्कूल में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अब जिस स्कूल में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वो भी सिर्फ कहने को, हाँ कहने को, और अक्सर बच्चे आ नहीं रहे, बोगस एंट्रियाँ होती हैं, बोगस दाखिले होते हैं, तो उसी टीचर को जब जाके 40 की क्लास में पढ़ाने को कह दिया जाएगा तो एतराज़ तो आएगा। तो हमारी गवर्नमेंट के जितने भी टीचर यूनियन हैं उनका सबसे बड़ा एतराज़ इसी वजह से है कि उनको छेड़ा ना जाए, जहाँ पे हैं वैसे ही उनको रहने दिया जाए। हालांकि गवर्नमेंट का वहाँ पे बजट लग रहा है, उनको सैलरीज दी जा रही हैं पढ़ाने की। अब अक्सर टीचर सिर्फ इस वजह से किसी और स्कूल ट्रांसफ़र नहीं करवाते कि यहाँ बच्चे कम है, किसी दूसरे स्कूल में ज़्यादा बच्चे। अब एक उसको किसी ऐसे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए जिसमें बच्चों की तादाद 1000 हो, तो उसको तो मुश्किल पड़ेगी ना। वहाँ पे वो एक लेक्चर नहीं अगर दे रहा तो दूसरे स्कूल में उसको 4 लेक्चर देना पड़ेंगे, 4 जगह पढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं कहीं पे टीचर्स के जो एतराज़ात है ना वो बिला जवाज़ है, वो एजुकेशन के हक़ में नहीं है, एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। वो तो सिर्फ मैं अपना पर्सनल देख रहे हैं, पर्सनल देख रहे हैं कि मैं ईजी हूँ, सुबह आता हूँ स्कूल में 2 घंटे बैठ के कहते ना लाते रख के बैठ के तो मैं घर को जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये होता है कि टीचर जो है ना वो रिलैक्स रहना पसंद करता है कि मुझे पढ़ाना ना पड़े। तो ये वो स्कूल थे जहाँ पे टीचर बैठ के गप्पे मार के आ जाते थे। क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे कोई नाम की नहीं थी, वहाँ पे बच्चों की तादाद नहीं थी, वहाँ पे दाखला बढ़ाने के लिए कोशिश ही कभी नहीं की गई। अब देखिए ये ऐसे स्कूल भी हमने देखे हैं और नाज़रीन को दिखाए भी हैं कि जहाँ पे मसाइल भी होते हैं लेकिन बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। देखिए उन टीचर्स को सलाम है कि वो हालात के बावजूद वो बच्चों को सहन में बिठा के पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ा रही होती हैं। फ़ीमेल के अक्सर स्कूल्स में मैंने देखा है क्लासेस ओपन हो रही होती हैं लेकिन वो टीचर्स की हिम्मत होती है कि वो बच्चों का दाखला भी बढ़ा रही होती हैं और साथ में उनको बरामदों में बढ़ा कर पढ़ाती है। हमारे फैसलाबाद में सिटी में रहमानपुरा का स्कूल है, हमने पिछले दिनों ही उस पर कवरेज भी की कि 2 कमरों की छतें नहीं हैं, बाहर बरामदे में टीचर्स ने बिठाए हुए हैं लेकिन 200 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके पास। एक कमरा है स्कूल में और 200 से ज़्यादा बच्चे, और एक ही कमरे में 200 से नहीं, कमरे में तो जितने बच्चे आएंगे वो आएंगे ना, बरामदों में बिठाए हुए बच्चे। यानी कि गवर्नमेंट की सहूलत नहीं है उनके पास, गवर्नमेंट ने कमरे नहीं बना के दिए, लेकिन वो टीचर्स को सलाम कि वो बच्चों को बरामदों में बिठा के पढ़ा रही हैं और लोगों का एतमाद है, लोग बच्चे भेज रहे हैं। अगर वही टीचर कहें कि हमारे पास बिठाने के लिए जगह ही नहीं है, आप जाएं घरों को, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे। टीचर का मैं समझता हूँ बहुत बुनियादी रोल है कि वो बच्चों को इंगेज करे, सहूलत हो या ना हो। हमने देखा है टाट में बैठ के बच्चे पढ़ते रहे, दरख्तों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते रहे, लेकिन टीचर कहे कि हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, इसे किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दो। तो टीचर आप जितने भी देते जाएंगे उसका कोई जवाब नहीं है। जो टीचर मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों को दाखिल कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको सलाम है, लेकिन जो बच्चों को भगा रहे हैं स्कूलों से उनको ट्रांसफ़र ही बनता है। मैं समझता हूँ ट्रांसफ़र से ज़्यादा सजाएं बनती हैं, भी उनके बड़ा फेवर में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सजाएं बनती हैं। जिस स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं है, किसी टीचर को जॉब पे रहने का हक नहीं है। सही बात है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो बड़ा पॉजिटिव उनका रोल होता है बच्चों के साथ, क्योंकि डायरेक्ट उनका कनेक्ट वो करते हैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। और अगर यही सारी एक्टिविटियाँ, इतनी सारी स्ट्रगल उन टीचर्स ने की होती तो शायद कुछ ना कुछ हालात बेहतर होते। मैं लोधी साहब आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जब आपने टेकअप किया ऐसे स्कूल को, क्योंकि डायरेक्टली आपने भी किया, नए टीचर्स आए, तो उनकी भी कोई ट्रेनिंग का प्रोसेस रहा? और जैसे आप बात कर रहे थे QAT टेस्ट की कि एक क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट भी किया जाता है, तो उसका सारा क्या प्रोसीजर रहता है? उसमें क्या टीचर्स के हवाले से भी कोई पोर्शन रखा गया है, कोई सेशन उनके साथ भी होता है? जी बिल्कुल। उसमें एक तो हम अपने तौर पे
अपने टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो करवाते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जिसमें बच्चों के हवाले से ही ये सारे होते हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से मुराद मेरी पीमा है, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अंडर ये इदारे चल रहे हैं, वो भी हर साल समर वेकेशंस में पूरे पंजाब में टीचर्स ट्रेनिंग सेशन करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और बड़े अच्छे ट्रेनर जो हैं हमारे इन टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है इसमें। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और तालीम के मौजू पे बात की। और जैसे कि हमने कहा है कि तालीम पे जितना काम किया जाए वो कम है, और अब क्योंकि बहुत मज़ीद भी जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के अंडर कर दिया जाएगा, और इससे ये होगा कि बहुत तालीम का म्यार बेहतर होगा। ऐसे बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनकी रसाई स्कूलों तक आसान होगी। प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।